आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 26 जनवरी 2026 है और आज हम लोग जो है वो रिपब्लिक डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यौम जमहूरिया को जो है वो जश्न के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। तो आप तमाम बच्चों को हमारी तरफ से या चौक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और उससे भी ज़्यादा ख़ास आप लोगों के लिए जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी 2026 को यूपी एलटी ग्रेड का, जिसमें हमने बात की थी उर्दू के हवाले से। यूपी एलटी ग्रेड उर्दू, ये आपका कल एग्ज़ाम हुआ था। तो आज इसकी हम लोग जो है वो आंसर की लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आंसर की जो है वो अभी कंफर्म वाली नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे जो है वो कितने क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं और हमें जो है वो आगे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। और उसके बाद आप लोग हमें कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड बताएंगे अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल ये आंसर की, क्योंकि ये अनऑफिशियल रहेगी। एक दो क्वेश्चन की जो है वो रद्द बदल हो जाती है जब आपकी ऑफिशियल आती है। तो अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को शुरू करेंगे और हम लोग जीके के साथ साथ प्लस उर्दू को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए आप लोग बड़े इत्मीनान से, बड़े अदब से और बड़े एहतराम से जो है वो आप लोग इस वीडियो को देखें और हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हो सकता है आपके पेपर में कोई दूसरा सवाल हो और ऑप्शंस भी दूसरे हों, तो पेपर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है वो ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। तो पीडीएफ में जो पहला सवाल है वो है हमारे पास, डचों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। पहला वो कथन है, उन्होंने 1658 यानी कि 1658 में सिलोन पर कब्जा किया। ऑप्शन या कह सकते हैं कथन टू है, उन्होंने 1741 यानी कि 1741 में मलक्का पर कब्जा किया। नीचे दिए गए में से उत्तर की सही निशानदेही करनी है, सही ऑप्शन को चूज करना है। केवल दो सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। केवल पहला सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है कि उन्होंने यानी कि डचों ने 1658 में सिलोन पर कब्जा किया था। 1741 वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का या सल्फर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि कार्बन का जो है वो अपर रूप है ग्रेफाइट। अगला सवाल एक संविधान से रिलेटेड है, या कह सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान बन के लागू हुआ था, तो उसी से सवाल है। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई। ऑप्शन टू, सिक्किम को भारतीय संघ के साथ सहयोगी राज्य बनाया गया। तो ये जो है हमारे पास तीसरा है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोनों, यानी कि ए और दोनों जो है वो क्या है, सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, धोबी की खुजली का रोग कारक है? विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोअन या विषाणु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि फफूंद इसका जो है वो रोग कारक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से युग्म को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर जो है वो इनके मूल नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके जो है वो उपनाम दिए गए हैं। तो बिंदुसार का अमित्रघात बिल्कुल दुरुस्त है। अशोक का प्रियदर्शी ये गलत है। चाणक्य का विष्णुगुप्त बिल्कुल है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो एंड्रोकोटस कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि अशोक इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। इसमें जो है वो थोड़ा सा आप लोग प्रिंटिंग का इशू हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है वो प्रोनाउंसिएशन पर जो है वो ध्यान दे दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जो है वो जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसका आंसर हो जाएगा जैविक सीनर इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने 2024 और 2025 के
केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से जो है वो किन के लिए क्या बताया है, वित्तीय सहाय के लिए बताया गया है। इसमें जो है वो उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा जो है वो उपयोग किया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी की वापसी, कार्बन करों का आरंभ, तेल और गैस आयात पर सब्सिडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन। इससे क्या होगा, उत्सर्जन कम होगा कार्बन का। ये एक मैथ का सवाल है जिसमें आपको बताना था, एक डीलर किसी दुकानदार को 20% के साथ मशीन जो है वो विक्रय करता है, यानी कि बेचता है दुकानदार को। दुकानदार किसी ग्राहक को उसी मशीन को जो है वो 25% के साथ बेचता है। तो बताना है कि डीलर और दुकानदार के विक्रय मूल्य का जो अंतर आया है वो 129 रुपये आया है। तो मशीन का जो है वो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 430 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण हमेशा कैसे होते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा बना के इस तरीके से जो है वो समद्विबाहु क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो ये समान होते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से आपको जो है वो युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका जो है वो क्या करना है, निशानदेही करनी है। एक तरफ किस्म दी गई है और एक तरफ उनकी जो है वो फसल दी गई है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ICPH8। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चना के साथ इसका जो है वो मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल है कौन सा विश्व का पहला पूरी तरीके से नगद रहित देश बना। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन एक जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो कि आधारित है, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहने की योग्यता, आर्थिक स्थिरता और उच्च HDI सूचकांक पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 किसी जाति को अनुसूचित जाति माना जाएगा यह निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। यह आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, उनके पास ये अधिकार है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में होने वाले क्षरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मृदा लवणीकरण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आंखों की छड़ें और शंकु किससे रूपांतरित होते हैं। तो ये होते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं कोशिकाओं से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फैंटम पाइल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा ज़िपरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये अटल कायाकल्प के हवाले से सवाल है कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे हम लोग अमृत के नाम से जानते हैं, के नागरिकों में सुधार का लाभ मिल रहा है, ये बताना है। विद्यालय शिक्षा नीति प्रणाली पर, राजमार्गों पर सड़क निर्माण प्रणाली, गैस आपूर्ति प्रणाली या जल आपूर्ति प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल आपूर्ति प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19 भारत की किस ग्रामीण आजीविका मिशन को इथोपिया द्वारा अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DAYNRLM करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, इसमें झील दी गई है और उसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रूपकुंड झील मध्य प्रदेश, ये इसका नहीं है। और चिल्का झील तो उड़ीसा आप लोग जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि उपज के लिए आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणिक चिन्ह है।
NSC, एगमार्क, ISI या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि से संबंधित जो भी चीज़ आती है उसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एगमार्क। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों के अग्रपाद की ऊपरी हड्डी को इस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमेरस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बड़ी मशहूर किताब है, तो हिस्ट्री में आता है VA स्मिथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल फिर एक मैथ्स के सवाल है, ये औसत का सवाल है, आंसर सी है इसका यानी कि 60 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर मनाया जाता है और आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में। अगला सवाल, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा V नरहरि राव, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस पर्यावरण में एकाकी ग्रामीण की अपेक्षा नहीं की जाती? ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है इन चारों ऑप्शन में से कि गंगा के जलोढ़ मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा के जलोढ़ मैदान। क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्ट स्टोनी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो बड़ा ही आसान सवाल है, सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन है जीके का, महाजनपद काल जो कि 16 महाजनपद हैं उसमें से मथुरा किसकी राजधानी थी? चेदी की, वत्स की, सूरसेन की या कौशल की? तो आंसर हो जाएगा सूरसेन की क्या थी ये राजधानी थी। ये हमारे 30 सवाल हुए आपके GS के। अब हम लोग बात करेंगे उर्दू के हवाले से। तो उर्दू के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल की नज़र सतही थी और ये सतहियत हर जगह मिलती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतालिक मंदरजा बाला कौल किसका है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें 100 क्वेश्चंस को करना है, 30 हम लोग कर चुके हैं। 120 क्वेश्चन को करना है, 30 हम लोग कर चुके हैं यानी कि 150। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसी पे हम लोग निशान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, ज़ुमरा ए और ज़ुमरा बी में सही जोड़ की निशानदेही करनी है। ये अल्लामा इकबाल के जो है वो क्या है शेरी मजमू दिए गए हैं। तो अगर आपको एक पता चल जाएगा तो आंसर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो बांगे दरा 1924 है। ए का 4 देख लीजिएगा, 3 में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि कभी कभी एक ऑप्शन से भी हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। मीरा जी का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो आंसर हो जाएगा हल्का अरबाब ज़ौक़ से, जिसका आगाज़ 1939 में हुआ। इनमें से किसने आतिश लखनवी को पूरा शायर कहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका खलीलुर रहमान आज़मी ने, जो लिखी थी इनकी तसनीफ़ मुक़दमा कलाम आतिश लिखी थी खलीलुर रहमान आज़मी ने, उसी में उनको जो है वो पूरा शायर माना है खलीलुर रहमान आज़मी ने। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी को शमशुल उलमा का खिताब कब मिला? तो जब उन्होंने सफ़रनामा रूम मिस्र और शाम लिखा 1994 1894 में, और ये इनको बरतानिया हुकूमत ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? तो ये इश्किया मसनवी है मीर तकी मीर की। मीर ने जो है वो 9 इश्किया मसनवी लिखी हैं। अगला सवाल है, शमा की मानिंद हम इस बज़्म में दर्द के इस शेर का सानाई मिसरा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चश्म नम हम थे दामन तर चले, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद की तसनीफ़ खितबात अहमदिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ये 12 बाब पर जो है वो मुश्तमिल है। अगला सवाल है, हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू की पहली इशाअत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला नाटकी का हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो फोर्ट विलियम के ज़ेर असर मिर्ज़ा कासिम अली जावा ने जो है वो किया था। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र किस दौर में किया है? तो इसमें जो है वो आब हयात के हवाले से सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा
2 और दौर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा तीसरे दौर में जो है वो इसका जिक्र किया गया है। और तीसरे दौर में जो है वो 7 किसका शायरों का जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मीर अब्दुल हई ताबा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर ज़ाहिद, मीर दर्द, मीर सोज और मीर तकी मीर का जिक्र जो है वो तीसरे दौर में है। आगे बढ़ते हैं 41 के बाद 42। मंदजा झेल में से कौन सा अफसाना इस्मक चुगताई का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सहेली, इस्मक चुगताई का नहीं है। बाकी तीनों जो है वो किसके हैं, इस्मक चुगताई के। अगला सवाल है ड्रामा ज़हाक की पहली इशाअत कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980। हालांकि पहली इशाअत जो है वो 1977 में हुई थी, जो मोहम्मद हसन का रिसाला था असरी अदब, लेकिन ऑप्शन में 1977 नहीं है तो 1980 है, क्योंकि किताबी शक्ल में जो है वो 1980 में शाये हुई थी ड्रामा ज़हाक। अगला सवाल है अख्तरुल ईमान के मुतालिक ये राय किसकी है। अपने धीमे लहजे में बड़ी खूबसूरती से दिल की आग बाहर उड़ेल देते थे। मोहम्मद हसन की है, एहतसाम हुसैन की है, कलीमुद्दीन अहमद की है। तो 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी, यानी कि आल अहमद सरूर। अगला सवाल इसमें आज़म किसका शेरी मजमूआ है। तो ये शहरयार का जो है वो शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो 2 बयान दिए गए हैं और इन दोनों बयान को जो है वो पढ़ना है और उसके बाद हमें जो है फैक्चुअली क्या करना है, इसका जवाब देना है। ज़बान के मायने में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले 18वीं सदी के आखिर में हुआ। ये बिल्कुल सही जवाब है कि 18वीं सदी के आसपास हुआ। हालांकि उर्दू का लफ्ज़ का जिक्र सबसे पहले किस में किया गया है, बाबर नामा में किया गया है, जो बाबर की क्या है खुद नविश्त है, उसमें सबसे पहले जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल की पूछी गई है तो इस्तेमाल 18वीं सदी से पहले किया गया है। बिल्कुल बात सही है। और ये जो है वो रीज़न है, मीर मोहम्मद बाइन ने अपने किताब में 3 बार लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के मायने में से कबल जो है वो क्या किया है, इस्तेमाल किया है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। यानी कि ए सही है मगर आर गलत है, यानी कि रीज़न गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही वजाहत आर में की गई है। ए गलत है मगर आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही वजाहत आर में नहीं की जा सकती। तो इसमें जो है वो ए सही है कि 18वीं सदी में जो है वो उर्दू का जो है वो जिक्र किया गया है, लेकिन मीर मोहम्मद बाइन ने नहीं किया है बल्कि गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने किया है। तो आर गलत है, ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उर्दू लफ्ज़ का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया है वो गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाह हातिम ने किस शायर को पहलवान सुखन का लक़ब दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। अगर यहाँ पर पहलवान शायर पूछा जाता तो आंसर हो जाता शेख इमाम बख्श नासिफ, क्योंकि नासिक को जो है पहलवान शायर कहा जाता है, लेकिन पहलवान सुखन जो है वो शाह हातिम ने किसको कहा है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा को कहा है। अगला सवाल है उर्दू मरसिया का इर्तिक़ा किसकी तसनीफ़ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मसीह उस जमा की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है। तो मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि जहाँ पर एक मिलता है आंसर कलीम हो जाता है। अगला सवाल है कुंदन किसका खाका है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है, खाका है। किस मरसिया गो ने जंग और सरापा के मनाजिर में मरसिया निगारी को वुसअत बख्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनीस। हालांकि इसका जो है वो बाज़ लोग जो है वो ज़मीर को भी जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आंसर हो जाएगा अनीस। अगला सवाल है एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है। दावा है नज़ीर अहमद उर्दू ज़बान के नस्र निगारों में मुमताज़ मकाम रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, दावा दुरुस्त है। दलील दी गई कि उनकी नस्र उनकी शख्सियत की आयनादार नहीं है, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावा दुरुस्त है मगर दलील जो है वो गलत है, वो उनकी आयनादार है। अगला सवाल है मीर खलीक मीर हसन के क्या थे, परदादा थे, वालिद थे, दादा थे या बेटे थे। मीर खलीक मीर हसन के पूछा गया है, रीजनिंग के एतबार से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी ज़मानी तरतीब है, पहले आते हैं मीर ज़ाहिद, उसके बाद आते हैं मीर हसन, उसके बाद आते हैं मीर खलीक और फिर मीर खलीक के बाद आते हैं मीर अनीस और फिर अनीस के बाद आते हैं नफीस, जलीस और रईस। तो यहाँ पे मीर खलीक के बारे में पूछा गया है। तो
मीर हसन के कौन थे? तो यहाँ पे खलीक को बताना है, तो आंसर हो जाएगा बेटे हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मकर शायराना की सिफत सबसे ज़्यादा किसके कलाम में पाई जाती है? तो ज़ियाउद्दीन ने किसको कहा है? मोमिन खां मोमिन ने मकर शायर कहा है। अगला सवाल है, कदीम हिंदुस्तानी का कौन सा रस्मुल ख़त उर्दू की तरह दाएं से बाएं जानिब लिखा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्टी लिखा जाता है। अगला सवाल है, अदब और नज़रिया किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आल अहमद सुरूर की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल है, आती है उसको देखने मौजे कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है वो हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली में मंजरनामा सोम में कहाँ का नज़ारा पेश किया गया है? ड्रामा अनारकली आप लोग जानते हैं कि ये इम्तियाज़ अली ताज का क्या है? एक मशहूर ड्रामा है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। इसमें जो है वो क्या है? 3 एक्ट हैं ड्रामा अनारकली में, और 3 एक्ट में जो है वो मनाजिर की बात करें तो इसमें 13 मनाजिर हैं। तो इसमें पूछा गया है मंजर सोम में, यानी कि जो तीसरा आपका मंजर है या तीसरा एक्ट है, उसमें जो है वो 5 सीन जो है वो दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 3 जो मंजर हैं अनारकली में, इसमें अलग अलग तरीके से जो है वो पेश किया गया है। तो इसमें जो 5वां है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 5वें जो 5 हैं मंजर सोम में, उसमें जो पहला दिया गया है वो दिया गया है सलीम का दीवान, ये पहला मंजर है। दूसरा मंजर है जिंदा, तीसरा मंजर है अकबर की ख्वाबगाह, चौथा मंजर है जिंदान की बैरूनी, और 5वां मंजर है सलीम का ईवान। तो इन 5 ऑप्शन में से इसमें एक ही है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अकबर की ख्वाबगाह इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अली आदिल शाह सानी की सरगुज़िश्ते हयात को किस शायर ने मसनवी में पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा नुसरती ने, और इनकी एक मसनवी है अली नामा, उसमें उन्होंने अली आदिल शाह सानी के 10 सालों की ज़िंदगी को जो है वो पेश किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इज्जाए तशबिया या अरकान तशबिया कितने हैं? बड़ा आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 5, मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ तशबिया, गर्ज़ तशबिया और वजह तशबिया। यहाँ पर जो है वो आपको सही निशानदेही करनी है, एक तरफ नज़म है और एक तरफ उनके नज़म निगार हैं। तो सबसे आसान है, एक लड़का आप लोग देख लीजिएगा, अख्तरुल ईमान की, बहुत मशहूर है, ए का 3 एक में ही दिया गया है, कहीं और आपको नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसका रीज़न दिया गया है। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उर्दू ज़बान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है। इसका रीज़न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास का उसका। तो इसमें जो बात की गई है कि कदीम उर्दू के इख्तिताम 1700 और जदीद उर्दू का आगाज़ 1800 के दरमियान के उर्दू को, जो पूरी 18वीं सदी पर मुहित है, दरमियानी उर्दू करार देकर जदीद दौर के इब्तिदा हम 19वीं सदी के आगाज़ से मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक रीज़न दिया गया है और रीज़न के साथ यहाँ पर जो है वो एक असरसन भी दिया गया है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए गलत है मगर आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही वजाहत आर में नहीं की गई है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए की जो है वो सही वजाहत की गई है, तो आंसर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ों की इसमें क्या करनी है? निशानदेही करनी है। बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप लोग आँख मीच के भी जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आब हयात क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसी तरीके से जब आपको एक ऑप्शन पता चल जाता है ईजी वाला, तो उसी पर आप लोग लगा दीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुबह तजल्ली और चिराग काबा किसकी तहरीर करदा मसनवी है? ये जो है वो सवाल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि इसके जो मुसन्निफ़ है मोहसिन काको रवि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, लुगत में दर्ज झेल अल्फाज की सही तरतीब क्या है? तो अगर आपने शब्दकोश पढ़ी होगी, डिक्शनरी पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि क्या आता है अलिफ बे पे की अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर खा नहीं है, ता नहीं है, बा पहले आता है, तो बा दोनों में है, अलिफ भी दोनों में है, लेकिन रा जो है वो इसके बाद आता है, रा के बाद रा से पहले दाल आता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग अलिफ बे पे करेंगे तो बादशाह, बारिश, ख्वाहिश और तबीयत जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तहकीकी नुक्ता नज़र से खामियों और गलतियों के बावजूद बड़ी अहमियत हामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आब हयात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का नहीं है? तो पिछली रात नून मीम राशिद का नहीं है, मावरा, ईरान में अजनबी और गुमान का मुमकिन सही आंसर है। इनका एक चौथा है ला इंसान। तो ये 4 नून मीम राशिद के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, इब्तिदाई आवारगी की जोश से वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर ना सही को समझाएंगे क्या? ये जो है वो किस नावल में शेर है? तो ये जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा उमराव जान अदा, जो गालिब का शेर है इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ने इनमें से किसका तज़किरा मुरतब किया है? तज़किरा शोराए उर्दू, निकातुश शोरा, तज़किराए मुशर्रत अफ़ज़ा और तज़किराए अश्की जो है वो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तज़किराए अश्की जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 हैं तज़किराए अश्की और एक और है तज़किराए शोरस, जो कलीमुद्दीन अहमद ने क्या किए हैं, उन्हें मुरतब किए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक अखबार है और अखबार के रिगार्डिंग आपको जो है वो बताना है कौन सा अखबार जो है वो कहाँ से निकलता था। तो जामे जहानुमा आपको पता है कलकत्ता से निकलता था। तो बी का आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 4। तो बी का देखिए कहाँ पर आपको 4 है। तो 2 जगह है बी का 4। तो एक बार और देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। अवध अखबार लखनऊ से है, तो बी का जो है वो 2 है। तो बी का 2 कहाँ पर दिया गया, सॉरी सी का 2 कहाँ दिया गया? तो सी का 2 दिया गया है ऑप्शन 4 में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हिकायत ज़ाग बुलबुल किसके ख़त का उन्वान है? बड़ा ही आसान है, यह गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या है, उन्वान है। आगे बढ़ते हैं, तिलस्म लखनऊ क्या है? मसनवी है, तिलस्म होश रुबा का एक जुज़ है, दास्तान है या अखबार है? सही आंसर हो जाएगा ये अखबार है, और ये अखबार निकाला था इकबाल रिजवी ने, और निकाला था कहाँ से? लखनऊ से। और ये निकला था 18 मई 1856 से लेके 25 जुलाई 1857 तक। तो ये एक अखबार की रिपोर्ट है जिसका हम लोग जानते हैं तिलस्म लखनऊ के नाम से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नारंग ख्याल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसमें 13 इंशाइयाँ हैं। पहले हिस्से में 8 हैं और दूसरे हिस्से में 5 हैं। अगला सवाल है, नुसरती किस अहद का शायर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आदिल शाही दौर का शायर है जिसने अली नामा लिखी। आगे बढ़ते हैं, हम भी खुश नहीं वफा करके तुमने अच्छा किया ना निभा के, मज़कूरा बाला शेर का खालिक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोमिन खां मोमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। हालांकि वैसे हम लोग देखा जाए तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो माना जाता है फ़ाइज़ दहलवी को, फ़ाइज़ दहलवी को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो उसमें के बाद जो नंबर आता है वो आता है शाकिर नाजी का, तो इसलिए ऑप्शन डी हो सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो डाउट में रख सकते हैं। अगला सवाल, आज़ाद बख्त का पाया तख्त कौन सा शहर था? तो रूम की जो सल्तनत थी इस्तांबुल, या हम उसे कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमुआ चंद हम असर में कितने खाके शामिल हैं? तो ये जो है वो ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 16, 15, 13, 18। चंद हम असर जो है वो मौलवी अब्दुल हक का है। ये सवाल रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो इसमें जो है वो खाकों की तादाद कितनी है? 24 है, जो शायद हुई थी 1959 में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ये है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, डिलीट होगा, और इसकी जगह पर जो है वो बच्चों को नंबर दिया जाएगा। जैसे भी होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 औरतें किसके ड्रामों का मजमूआ है? तो 3 औरतें जो है वो साद हसन मंटो का ड्रामा है, और इसमें जो है वो 5 ड्रामे भी हैं, और ये शायद हुआ था 1942 में। 3 औरतें ड्रामों का मजमूआ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तरक्की पसंद के तहरीक के पहले इजलास का सदारत खुतबा मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा करके किस रिसाले में शाये किया था? तो रिसाला हंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, मारूफ नक्काद मोहम्मद हसन का कौन सा रिसाला निकालते थे? तो ड्रामा ज़हाक जो शाये हुआ था असरी अदब में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से लक़ब की निशानदही कीजिए। तो लक़ब है इमादुल मलिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, बागो बहार के हवाले से 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है, बागो बहार का पहला दरवेश मुल्क यमन का बाशिंदा और मलिक इल्तिजार ख्वाजा अहमद का बेटा था, बिल्कुल दुरुस्त है। बागो बहार का तीसरा दरवेश चीन का बादशाह होता है, गलत है, क्योंकि वो तीसरा दरवेश अजम का होता है। जिनों के बादशाह मलिक सादिक का किरदार बागो बहार के दूसरे दरवेश के किस्से में है, बिल्कुल गलत है, तीसरे में आता है। बागो बहार के आगाज़ में कुस्तुनतुनिया के बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा शामिल है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी यानी कि ए और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये कौल है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, इनकी मशहूर किताब है मुहासिन कलाम गालिब, उसमें आप लोग जो है वो इस कौल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उर्दू शायरी में मीर के बाद अगर कोई बेपाया दर्द, लामहदूद यास और बेकिरा गम का मालिक है तो वो फ़ानी है। ये जो है वो किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा बी, ये मजनू गोरखपुरी का कौल है। अगला सवाल है, ज़वाल की हद किसकी नज़म है? तो ये शहरयार की नज़म है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, खुर्शीद हकीकी से इस शेर में क्या मुराद है? तो ये जो शेर है ये वली दखनी का है, जो कुलियात वली में जो है वो क्या है, शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदा का नूर। उर्दू ज़बान के मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है, जिन्हें हम लोग हिकारी हर्फ के नाम से जो है वो जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 14। हालांकि इसका जो है वो कहीं कहीं किताबों में 15 भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन 14 जो है वो दुरुस्त है। अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी करार दी हैं? तो यहाँ पे शायरी पूछा गया है, शेर नहीं पूछा गया है, क्योंकि शेर और शायरी दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक। तो शेर जो है वो सादगी, असलियत और जोश पर मबनी होता है, और जो शायरी होती है वो कायनात का मुताला, तख़य्युल और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज पर होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक के माबीन क्या रिश्ता है, यानी कि एक दूसरे में? तो ये मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं, जिसमें बाप और बेटा है का किरदार जो है वो इसमें पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शमशुर रहमान फ़ारूकी को किस किताब पर जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1986 में? तो आंसर हो जाएगा तनकीदी इफ़कार पर 1987 में जो है वो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है, 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है? तो ये कृष्ण चंद्र का जो है वो अफसाना है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, इससे आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल किस सन में जारी किया, जो कलकत्ता से शाये हुआ था 1912 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो है वो सवाल अहम भी है और ज़मानी तरतीब से भी है, क्योंकि इस बार का पैटर्न जो है वो ज़मानी तरतीब से भी पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक से भी पूछा गया है, मैचिंग से भी आप लोगों से जो है वो सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सवाल का जो पैटर्न है वो मोस्टली जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के पैटर्न पे ये सवाल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब हम लोग तैयारी कराते हैं कि इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको कहाँ से पूछ ले, आप लोग जो है वो उसका गुमान भी नहीं होता है। तो यही सवाल बच्चों को जो है वो परेशान किया, क्योंकि बच्चों को इसमें ज़मानी तरतीब लगानी थी, और ज़मानी तरतीब को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो देखी जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि इसमें हमें जवाब जो है वो कैसे देना है। ये भी जो है हमारे लिए एक टास्क होता है कि हम लोग इधर से मान के चलें ऑप्शंस, या इधर से मान के चलें, पहले इसे माने या पहले इसे माने। ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बच्चों के लिए कि हम किस तरफ से माने। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसे हम लोग जो है वो इस तरफ से मानेंगे, क्योंकि यही जो है वो क्या है, सही तरतीब जो है वो बैठ रही है। क्योंकि अगर हम लोग इधर से मानते हैं तो ऑप्शन जो है वो एक भी सही नहीं है। तो इस तरीके से कैसे हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। हालांकि उसके साथ साथ हम लोग जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो देखेंगे, तो उससे जो है हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो है वो कहाँ पर आएगा ऑप्शंस, और कौन सा जो है वो कहाँ पर नहीं आएगा। चलिए फिर देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले गालिब दे रखे हैं, तो गालिब की है 1797 में पैदा हुए हैं और 1869 में इनकी वफ़ात हुई है।
इसके बाद ज़ोक का आता है 1789 में इनकी पैदाइश हुई है और 1854 में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद सौदा 1712 में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात 1781 में हुई है। मोहसिन काकोरवी को जो नातिया कसीदा गो कहते हैं, इनकी 1827 में पैदाइश हुई है और वफ़ात 1905 में हुई है। तो इसमें जो है वो आपको बताना है और पैदाइश के हवाले से आपको बताना है कि पहले पैदा कौन हुए। तो सबसे पहले 3 जो हुए हैं सौदा हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ये लास्ट में है और ये पहले है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे चौथा 4 दे रखा है और 4 हमारे पास मोहसिन काकोरवी है, तो इसलिए ऑप्शन 4 तो गलत हो जाएगा। इधर से जो हम लोग मान के चल रहे थे तो गलत। तो बस 3 आपको पता चल गया तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? तीसरा कौन है हमारे पास? पहला, बिल्कुल सही है, सौदा हमारे पहले हैं, 1712 में पैदा हुए हैं। इसके बाद बी यानी कि सेकंड देखेंगे तो सेकंड कौन आ जाएंगे हमारे? ज़ोक हो जाएंगे 1789 में। उसके बाद फर्स्ट हैं 1797 में गालिब हैं और फिर मोहसिन काकोरवी हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के हवाले से भी। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा ही एक इस तरीके से सवाल है कि इसमें जो है वो किसकी ज़मानी तरतीब जो है वो दी गई है, ये भी हमें जो है वो याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर में जो है वो पूछा गया है। तो आइए इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे टिक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास साहिल लुधियानवी हैं, 1921 में पैदाइश हुई है और 1980 में उनका इंतकाल हुआ है। मजाज लखनवी 1909 में पैदा हुए हैं और 1955 में इनका इंतकाल हुआ है। कैफ़ी आज़मी 1919 में पैदाइश है और 2002 में इनका क्या है? इंतकाल है। अली सरदार जाफरी भी 1919 में है और इनकी वफ़ात जो है वो 2000 में है। तो अब इसमें बताना है कि पैदाइश के एतबार से जो है पहले कौन आता है। तो आप देखिए कि पैदाइश के एतबार से सबसे पहले कौन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे होंगे मजाज लखनवी। तो ऑप्शन जहाँ पर आपको पहला दिखाई दे यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदर झेल में से इसमें जामिद कौन है? तो दौड़ से बना है दौड़ना, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। मैं खटकता हूँ दीन यज़दा में काटने की दिल यज़दा में काटने की तरह, तो फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये किस में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्रील व इब्लीस में। आगे बढ़ते हैं। दीवान मोमिन को सबसे पहले किसने मुरतब किया? तो दीवान मोमिन को जो है वो उनके शागिर्द मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने मुरतब किया था 1846 में, जिनकी इनकी मदद की थी मौलवी करीमुद्दीन ने। आज का 100वां सवाल, मोहम्मद हुसैन का ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो यहाँ पर मोहम्मद हुसैन नहीं है, यहाँ पर जो है वो टाइपिंग एरर है, ये मोहम्मद हसन का आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वो 6 मनाजिर पर क्या है? मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं। साहिल लुधियानवी का पूरा नाम क्या है या असल नाम क्या है? तो अब्दुल हई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुर्ख सवेरा किस तरक्की पसंद शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मखदूम मुहिउद्दीन। गहाँ जीता हूँ गहाँ मरता हूँ, तो जीना और मरना एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो अपोजिट होते हैं वो सनत तज़ाद में शामिल होते हैं। हिंद आर्याई और हिंदी बड़ी मशहूर किताब है, आंसर हो जाएगा डी सुनीति कुमार चटर्जी की ये तसनीफ़ है। सरे बाज़ार मी रकसम का मुसन्निफ़ कौन है? ये वाला सवाल भी आप लोग जो है वो इसे चैलेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर यहाँ पर टाइपिंग का एरर दिया गया है, ज़हाक में मोहम्मद हुसैन है, तो यहाँ पर ये जो तसनीफ़ है इसका जो सही आंसर है वो मोहम्मद हुसैन हो सकता है, जो कि गलत है। यहाँ पर मोहम्मद हसन होगा। सर बाज़ार में रकसम ये जो है वो मोहम्मद हसन की क्या है? ख़ुद नविस्त है। तो इसमें ऑप्शंस जो है वो मोहम्मद हुसैन दिया गया है, जो कि टाइपिंग एरर है। 2 जगह टाइपिंग एरर है, मोहम्मद हुसैन में और मोहम्मद हसन के ड्रामे ज़हाक में। तो ये टाइपिंग एरर हुई होगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन को भी जो है वो क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद हसन होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद हुसैन दे रखा है। अब डिपार्टमेंट क्या करता है उस पर जो है वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? तो ये सबको पता है, ये हिंदवी हो जाएगा। किस हैयत में तीसरा मिसरा बगैर काफ़े के होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रुबाई में जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं। अमात लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सैयद आगा हसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हसन ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे हसन मान सकते हैं। अगर यहाँ पर हुसैन आ जाता तो आंसर क्या हो जाता? या ऑप्शन गलत हो जाता।
अगला सवाल है, अंजुमन आरा के हुस्न के बारे में जाने आलम को कैसे मालूम होती है? तो इसे एक तोता बताता है जो वो ख़रीद कर लेकर आता है। वाहिद और जमा के एतबार से दर्ज झेल अल्फाज की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? यहाँ आपको बताना है, एक तरफ वाहिद है और एक तरफ जो है वो जमा है। तो मकतब की जमा क्या होती है आपको पता है, मकातिब होती है, और मकतूब की जमा मकातिब होती है। तो आपको जो है बताना है कि कौन सा, सॉरी उल्टा उल्टा हो गया, मैं दोबारा से दुरुस्त कर देता हूँ इसको। इसमें जो है वो मकतब की मकातिब होगी और मकतूब की मकातिब होगी। ये जो सही है, मैंने सही कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए का आपका आ जाएगा 2 और बी का आपको आ जाएगा 4। सॉरी उल्टा हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो ए का आपका हो जाएगा 2, मकतूब हो जाएगा मकातिब, मकतब का हो जाएगा मकतब, और इसका हो जाएगा दुआ का अदविया, यानी कि ए का डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ मीर अजी की नहीं है? समंदर के आसपास, निगार खाना, मशरिक़ व मगरिब के नगमे और गीत ही गीत। तो आंसर हो जाएगा ए, समंदर के आसपास, ये मीर अजी की तसनीफ़ नहीं है। अगला सवाल है, उर्दू सर्फ़ व नहू किसकी तख्लीक है? कवायद की बात आती है तो मौलवी अब्दुल हक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलिया और सफदर किस नावल के किरदार हैं? तो ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी जो है वो बच्चे कह रहे हैं, इस पर भी जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन जो है वो सही है ए। अगला सवाल है, तीसरा दरवेश कहाँ का बाशिंदा था? तो मैंने आपको बताया था ये अजम का था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में शायराना बयान की कौन सी खसूसियत बयान की है? हमारी शायरी जो है वो मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है, और ये जो है वो 1893 में लिखी गई थी। उसके बाद हमारी शायरी लिखी गई। तो इसमें जो खसूसियत बताई गई है वो है डी, असलियत, सादगी, बुलंदी, बारीकी और तड़प इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, करबल कथा का दूसरा नाम क्या है? तो करबल कथा का दूसरा नाम 10 मजलिस है, यानी कि 10 मजलिस है, जिसमें 10 मजलिस जो है वो कहा गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें मजलिस कितनी है, तो इसमें जो है वो आपको 12 मजलिस जो है वो देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो एक बयान दिया गया है, इसमें से आपको जो है वो ए और रीज़न के हवाले से बताना है, यानी कि असरसन और रीज़न। पहला है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि असरसन। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी में होता है। यहाँ पर उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया गया है। आर है, शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर मीर जाफ़र जटली करार पाए जाते हैं। ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर शुमाली हिंद की बात की गई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही वजाहत जो है वो आर में की गई है, यानी कि 18वीं सदी की बात कर रहा है, तो हम लोग 17वें ईयर में बात करेंगे। अगला सवाल है, एहतसाम हुसैन की किताब साहिल और समंदर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो ये आंसर हो जाएगा, ये सफ़रनामा भी है और डायरी भी है, जिसमें एहतसाम हुसैन ने जो है वो अमेरिका के सफ़र का जो है वो कलमबंद किया है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से फ़िराक गोरखपुरी की किताब कौन सी नहीं है? तो पिछले पहर फ़िराक गोरखपुरी की नहीं है, अंदाज़े, हाशिए और गुले नगमा जो है वो डी हो जाएगा पिछले पहर, और ये जो है वो जानिसार अख्तर की है। बाकी अंदाज़े, हाशिया और गुले नगमा जो है वो फ़िराक गोरखपुरी की है। आग है औलाद इब्राहिम में नमरूद है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह का आंसर आ जाता है ऑप्शन सी तलमी हो जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है? बहुत आसान सवाल है। तन्हाई जहाँ आपको दिखे वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। अगला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने उर्दू का रिश्ता द्राविड़ी से जोड़ा है, तो दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? नसीरुद्दीन हाशमी की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रजब अली बेग सुरूर का ये एक इबारत है जो उनकी एक मशहूर तसनीफ़ में है, जो फसाने अजाइब है, उसमें ये ज़िक्र जो है वो लखनऊ के हवाले से किया गया है। अगला सवाल है, रिसाला मखज़न कहाँ से निकलता था? तो ये लाहौर से निकालते थे और उसके मुदीर का नाम था शेख अब्दुल कादिर, जिसमें अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हिमालय जो है वो शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ है, हल्काए अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या था? तो ये बज़्म दास्तां गोया 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वो फ़ेल जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर का साबित करे
जैसे वो बीमार है, कौन सा फ़ेल होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, वो फ़ेल नाकिस होगा। अगला सवाल है, कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित का मतला अव्वल कितने अशआर पर जो है वो मुश्तमिल है? तो आंसर हो जाएगा कि वो 14 अशआर पर जो है वो मुश्तमिल है। मतला अव्वल अलग है और मतला थानी जो है वो अलग है, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली में या ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 13 हो जाएंगे। अगला सवाल है, सब कहाँ कुछ लाल व गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी के पनाह हो गए। इसमें जो है वो कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो सी हो जाएगा हुस्न तालील। अगला सवाल है, ब्रज भाषा कहाँ की ज़बान है? तो ये मथुरा की ज़बान है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, मजाज का पहला मजमुआ के कलाम का नाम किस नाम से शाये हुआ? तो इनके दो हैं, आहंग भी है और शब ताब भी है। तो आहंग इनका पहला है और शब ताब जो दूसरा है, और तीसरा जो है वो शाज नो हो जाएगा। 3 जो है वो मजाज के शेर मजमुए हैं। वफ़ात बहुत जल्द हो गई थी, पैदाइश 1909 में हुई और वफ़ात महज 1955 में हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो ये गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने कहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिबली की अहम तनकीदी तसनीफ़ शेरुल अजम है। ये जिल्द 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दावा और दलील आपके बारे में जो है वो बताना है। तो दावा तो सही है कि बिल्कुल शेरुल अजम है, लेकिन 4 पर नहीं है बल्कि ये 5 पे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दावा दुरुस्त है लेकिन दलील जो है वो क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये भी एक दावा और दलील के हवाले से दिए गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यूजीसी नेट जेआरएफ पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे सवाल है। हकीम मोमिन खां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, ठीक है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने मोमिन को सिर्फ एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान उन्हें देने की बात कही थी। दलील तो सही है लेकिन दावा जो है वो गलत है, क्योंकि मोमिन खां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर नहीं है, लेकिन सबसे बड़े शायरों में जो है वो शुमार किए जाते हैं। तो दावा गलत है लेकिन दलील जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला सवाल है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत सहल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा हुस्न तालीम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जॉर्ज गैरिसन ने मंदरजा झेल में से किस बोली को मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं किया गया है? तो 5 बोलियां हैं, बुंदेली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा के अलावा जो है वो कन्नौजी है। तो इसमें कन्नौजी और ब्रज भाषा नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुमाली हिंद की तसनीफ़ अमले तनकीद का बेहतरीन नमूना कौन सा है? तो ये मवाज़ान अनीस व दबीर 1907 में शाये हुई आगरा से, और इसे जो है वो अमले तनकीद का बेहतरीन नमूना माना जाता है जो अल्लामा शिबली नुमानी की है। अगला सवाल है, इसमें दिए गए नावलों में जो है वो आपको फहरिस्त के हिसाब से जो है वो लगाना है, और इसमें बताना है कि किसका सफ़र जो है वो नावल निगारों की जो है वो सही तरतीब को जो है वो दर्शाता है। तो अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से जो है वो मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरर का, इसके बाद है नज़ीर अहमद का, शौकत सिद्दीकी, सज्जाद ज़हीर और इस्मुक चुगताई। तो आप लोगों को मिलाना है कि पहले ऑप्शन कौन सा आएगा। पहले इनकी हम लोग जो है वो पैदाइश देख लेते हैं। सबसे पहले अब्दुल हलीम शरर की आ जाती है हमारे पास, 1860 में पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ 1926 में, 1926 में। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बात करें, 1830 में पैदाइश हुई है और 1913 में इनका क्या हुआ, इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी 1923 में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात इनकी जो है वो 2006 में हुई है। सज्जाद ज़हीर 1905 में पैदा हुए और 1973 में इनका इंतकाल हुआ। इस्मुक चुगताई की बात करें, 1915 में पैदा हुए और 1991 में इनका इंतकाल हुआ। तो आप देख लीजिएगा ज़मानी तरतीब से जो है वो इर्तिकाई सफ़र के लिहाज से कौन सा हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास डिप्टी नज़ीर अहमद आते हैं, क्योंकि सबसे पहले पैदा वही हुए हैं और उन्होंने जो है वो उर्दू नावल निगारी में जो है वो आगाज़ किया। तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला हो जाएगा, उसके बाद अब्दुल हलीम शरर हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर सज्जाद ज़हीर होंगे, उसके बाद फिर इस्मुक चुगताई होगी और लास्ट में आएगा आपका शौकत सिद्दीकी, यानी कि ऑप्शन 3। तो आप लोग ज़मानी तरतीब से भी आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
दुरुस्त माखज़ की निशानदही करनी है, ये बताना है कि ये जो है वो किस से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑप्शन बी बस्ती से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मैचिंग दी गई है बागो बहार से कि पहला दरवेश कहाँ का था, दूसरा दरवेश कहाँ का। तो पहला दरवेश हमने अभी पढ़ा ऑप्शंस में ही था, 4 हो जाएगा। तो ए का 4 दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन दिखा और आंसर टिक। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एग्जाम में। शेरुल अजम के किस जिल्द में कसीदा और गज़ल पर जो है वो बहस की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चहरम पे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 में भी उन्होंने जो है वो इन पर रोशनी डाली है, लेकिन ज़्यादातर राय जो है वो किस पर है, 4 पे भी है। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक और अदब की एक मुकम्मल दस्तावेज़ है, यहाँ पर बताया है। तो नया अदब तो रिसाला है, पिघला नीलम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रोशनाई और अंगारे बसते हैं। अंगारे जो है वो तरक्की पसंद की मुकम्मल नहीं है, 1932 में ये शाये हुआ था, 1933 में इसे जब्त कर लिया गया था। तो बसता है सिर्फ एक रोशनाई, जो किसकी तसनीफ़ है, सज्जाद ज़हीर की ये तसनीफ़ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जो नज़्म काफ़िया से आरी होती है वो नज़्म मुअर्रा कहलाती है। ऑप्शन सी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है। आगे बढ़ते हैं। जमील जालबी के मुताबिक मथनवी सहरुल बयान की सबसे अहम खसूसियत क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तवाज़ुन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 145। सबसे पहले अहयाम की मुखालफत किसने की। तो वो की मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। जदीदियत का फ़रोग़ देने में किस रिसाले का अहम किरदार था। तो जदीदियत के बाने माने जाते हैं आपके शमशुर रहमान फ़ारूकी, और शमशुर रहमान फ़ारूकी और शाहीन तबस्सुम का रिसाला है शब खून, जो इलाहाबाद से निकलता था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मीर अमन किन किन शहरों में गए। तो वो कलकत्ता, अजीमाबाद और दिल्ली में गए। तो यही जो है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक जो है वो सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये शेर किस मशहूर शायर का है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये जो है वो दाग दहलवी का शेर है। अगला सवाल है, आब हयात में मंदरजा शोरा किस दौर में शामिल है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको बताने हैं किस दौर में जो है वो, और ये क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा, क्योंकि ये जितने भी शायर हैं ये अलग अलग दौर में दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें इनके दौर की कि किस शायर का ताल्लुक किस दौर से है, तो उस हिसाब से भी आप लोग जो है वो निशान लगा सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि तीसरे दौर में जो है वो मीर तकी मीर का जिक्र किया गया है। तो मीर तकी मीर का तो नाम यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं शाह हातिम। ये हमारे पास नाम है कि शाह हातिम का जिक्र किस में है। तो शाह हातिम का जो है वो दूसरे दौर में जिक्र है, ऑप्शंस में है, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द, तो ख्वाजा मीर दर्द का जो जिक्र किया गया है वो तीसरे दौर में किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया तीसरे दौर में जो है वो 7 शायरों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मीर अब्दुल हई ताबा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर ज़ाहिक, मीर दर्द, मीर सोज और मीर तकी मीर। इनका जिक्र तीसरे दौर में है, ख्वाजा मीर दर्द का। इसके बाद कलंदर बख्श अली जुर्रात के जो हम लोग जानते हैं, तो कलंदर बख्श अली जुर्रात का जिक्र जो है वो चौथे दौर में किया गया है, तो चौथा भी इसमें दिया गया है। इसके बाद है आतिश लखनवी। आतिश लखनवी का जो जिक्र किया गया है आब हयात में वो भी आपको देखना है, और ये जिक्र किया गया है 5वें में। तो इस तरीके से हर दौर के शायर को जिक्र किया गया, तो ये आंसर जो क्या हो जाएगा, इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन भी कह सकते हैं या कह सकते हैं क्वेश्चंस ही गलत हैं। सारे दौर में मैंने आपको बता दिया किस दौर में जो है वो किसका जिक्र किया गया है। फिर भी आप लोगों को, अगर आप लोग अपकमिंग एग्ज़ाम देंगे तो दूसरे दौर में अगर हम लोग बात करें उसमें 3 शायरों का जिक्र किया गया है दूसरे दौर में। कौन कौन से हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। पहला जो है वो शाह हातिम है, दूसरा खान आरजू है, खान आरजू का है दूसरे दौर में। इसके बाद तीसरा जो है वो मुस्तफ़ा खां यकरम का है, यकरम, ठीक। ये पहला ऑप्शन था जिसमें दूसरा बाब है। इसके बाद पहले दौर में कितने शायरों का जिक्र है, तो पहले दौर में जो है वो 6 शायरों का जिक्र है। उनके नाम 6 में देख लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं वली दकनी, उसके बाद शाह मुबारक आबरू, शेख सरफुद्दीन मजमून, मोहम्मद शाकिर नाजी, मोहम्मद अहसन और मुस्तफ़ा खां यकरम का नाम जो है वो आता है। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं वो हमारा चौथा दौर है। चौथे दौर में जो है वो 4 शायरों का जिक्र है, कलंदर बख्श अली जुर्रात, मीर हसन, इंशा अल्लाह खा इंशा और
ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। और इसके बाद ऑप्शन डी है जिसका है तीसरा दौर। तो तीसरे दौर में जो है वो 7 शायरों का जिक्र है जो मैंने आपको पहले बता दिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट होगा, क्वेश्चन नंबर 149। इसके बाद चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है। तो ये क्वेश्चंस पेपर में ही था, अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन डिलीट होगा ऑप्शन सी, यानी कि मौलवी अब्दुल हक का जो है वो ये तसनीफ़ है और इसका ताल्लुक़ जो है वो खाके से है। तो इस तरीके से हमने पूरे 150 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पेपर के लेवल थोड़ा सा मुझे ईजी लगा उर्दू वाला, और जो जीएस का था वो थोड़ा मॉडरेट था। और ऐसा भी होता है कि जब पेपर को 2 भागों में बांटते हैं, P1 और P2, तो उसमें एक ईजी होता है और एक जो है वो टफ होता है। तो यहाँ पे उर्दू वाला पोर्शन हमें ईजी देखने को मिला है और जीएस वाला पोर्शन हमें थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है। उस पर हम लोग एक रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। आप लोग बने रहिएगा चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आंसर्स की ठीक हुए हैं। जब ऑफिशियल आएगी तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर डिलीट, वो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अमूमन इतने ही होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।